नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पूरे एक साल के पर्यावरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सबको कवर करने वाले हैं, ठीक। और ये जो टॉपिक होता है ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। एक या दो प्रश्न पर्यावरण से सीधे सीधे आते ही आते हैं, है ना। और ये वो टॉपिक है जिसमें अगर आपने ये एक लेक्चर देख लिया तो पर्यावरण के आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े ही रिसर्च करके मैंने ये लेक्चर बनाया है और इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा चर्चित है ना। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा और बिना वक्त ज़ाया किए हम बड़ी ही स्पीड से करने की कोशिश करेंगे और हर एक फैक्ट कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में 1 अक्टूबर 2025 को पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। ध्यान दीजिएगा, पहली चीता सफारी की बात हो रही है तो अपने आप में ही जब पहला जुड़ जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहाँ पे चीता सफारी शुरू की गई? ये की गई है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे आता है ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, है ना। तो राज्य का नाम भी याद रखिएगा, ये एमपी में आता है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। और आपको ये भी पता होगा लगभग 1 से 2 साल पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि ये जो चीते की बात हो रही है ना, जो चीता सफारी शुरू की जा रही है, ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं, ठीक। अफ्रीका से लाकर यहाँ पर इनको रखा गया है। उसके बाद 2 से 3 साल बाद, ये 22 से 23 की बात है, और उसके बाद अब जाके ये निर्णय लिया गया है कि अब हम यहाँ पर चीता सफारी शुरू करने वाले हैं ताकि जो पर्यटक हैं वो भी देख पाएँ, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये देख सकते हैं चीते आप। चलिए अगला है, हाल ही में बिहार से जुड़े कितने नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं जिनसे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है ना। तो कितने जुड़े हैं? सबसे पहली बात तो 2 नए जुड़े हैं ना। और कहाँ से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बिहार से। अब देखिए, प्रश्न 2 से 3 चीज़ें आपको कहना चाहता है। पहली चीज़ तो वर्तमान में अभी भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 93 हो गई है, ठीक। कितनी हो गई है? तो 93 हो गई है। इसके अलावा 2 नए रामसर स्थल जोड़कर 93 है ना। तो वो 2 नए रामसर स्थल कहाँ से जोड़े गए? बिहार से जोड़े गए, है ना। अब ये जो 2 नए रामसर स्थल हैं इनके भी नाम जान लेते हैं। क्या नाम है इनके? तो पहले का जो नाम है वो है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में आता है बिहार, और दूसरा है उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण से आती है। अब देखिए, उदयपुर लिखा है तो आप कंफ्यूज होकर राजस्थान मत लगाइएगा, ये दोनों बिहार से, है ना। अब देखिए, यहाँ पे अगर उदयपुर आ गया है तो हो सकता है एग्जामिनर जो है आपके साथ खेल करने की कोशिश करे, लेकिन आपको सजग रहना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और सही टिक लगाना है ना। तो एक तो है उदयपुर और दूसरा गोकुल। अब इसके साथ 1-2 फैक्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। 93 जो कुल है उसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से। दूसरी चीज़, रामसर जो कन्वेंशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से कि ये जो रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई सबसे पहले 1971 से ईरान में जो रामसर स्थल था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और भारत जो है इसका जो सदस्य है वो कब बना? तो 1982 में बना, ठीक। कब बना? 1982 में। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है ना। तो अब देखिए, यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन सा स्थल है? तो वो है शीत मरुस्थल। अब ये कहाँ से आता है? कोल्ड डेजर्ट, है ना। कहाँ से, किस राज्य से है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश से, है ना। ये भी याद रखिएगा, राज्य का नाम याद रखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें और बता दूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार जो इन्होंने सूची जारी की यूनेस्को ने, उसमें पूरे देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं बहुत सारे देशों की ये शामिल करते हैं, ठीक, जैव मंडल आरक्षित में। तो इस बार ऐसा कितने वर्ष बाद हुआ है? लगभग 20 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा स्थल शामिल किए गए हैं, ठीक है। और वो कितने हैं कुल? तो 21 देशों के कुल 26 नए स्थल शामिल किए गए। तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है इससे ना, कि इतना ऐसा जो हुआ है 20 वर्षों के बाद सबसे अधिक 21 देशों के कुल 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, और जिसमें से एक नाम भारत का भी है और वो कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश से आता है,
ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हो गए यूनेस्को की जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, तो कुल 13 हो गए। और भारत के अंदर कुल कितने हैं भारत के द्वारा, तो वो 18 हैं। ठीक, जिसमें से 13 जो हैं वो यूनेस्को की इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब वो जो 13 हैं उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो पहला कौन सा है, नीलगिरी, दूसरा है सुंदरवन, तीसरा है नंदा देवी, ठीक, फिर नौकरेक, फिर पंचमढ़ी, उसके बाद सिमलीपाल, फिर अचानक मार अमरकंटक, फिर ग्रेट निकोबार, फिर अगस्त्य मलाई, फिर कंचनजंगा, फिर मन्नार की खाड़ी, फिर पन्ना, फिर कोल्ड डेजर्ट जो कि अभी हाल ही में शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश से। ठीक, तो ये 13 के 13 हमने पूरी सूची देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात तट के पास बने चक्रवाती तूफान, क्या नाम है तूफान का, शक्ति, का नाम किस देश ने रखा। तो हमें एक जानकारी मिली कि क्या हुआ है, अभी गुजरात के तट के पास एक चक्रवाती तूफान आया है, उस तूफान का नाम है शक्ति, और इन्होंने पूछा है कि इसे शक्ति नाम किस देश ने दिया है, और दिया है श्रीलंका के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए गुजरात के पास आया है तो कौन सी खाड़ी में आया है ये, है ना, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा, तो देखिए ये जो होता है ये अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर, और यहाँ पे जो आता है ये बंगाल की खाड़ी का होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो तूफान बनते हैं अरब सागर शाखा में, उनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो ये होता है गुजरात वाला, और ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, ये मालाबार का तट हो गया यहाँ पे, तो ये जो इसका प्रभाव इस बार जो है वो गुजरात के इस क्षेत्र में देखने को मिला है। ठीक, कच्छ वाले क्षेत्र में, थार मरुस्थल विशेषकर, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। ये अरब सागर में आए हैं जिसका नाम शक्ति है, और गुजरात के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है, और इसको नाम दिया है श्रीलंका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस देश में आयोजित किया गया। किसकी बात हो रही है, तो IUCN की बात हो रही है ना। और इसकी जो ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ये किस देश में आयोजित की गई, तो ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और क्षेत्र का नाम भी बता दूं, अबू धाबी में ये आयोजित की गई है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। अब IUCN क्या होता है, तो ये जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। अब देखिए ये जो होता है वो जो रेड डेटा बुक सूची जो जारी करता है ना जैव विविधता से संबंधित, जिसमें बताता है कि कौन से विलुप्त प्राय हैं, कौन से संकटग्रस्त हैं, वो सारी जानकारी ये देता है। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक, तो कंजर्वेशन फॉर नेचर है ना, नेचर के लिए ये जो है पूरी जानकारी देता है। तो ये जो आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। चलिए अगला है कि 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अब आप बोल रहे होंगे नोबेल पुरस्कार की यहाँ पे क्या आवश्यकता है, नोबेल पुरस्कार की क्यों बात हो रही है। तो देखिए जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार, वो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको पर्यावरण से जोड़कर यहाँ पे कलेक्ट किया है ना। आइए जानते हैं क्यों। पहले हम देख लेते हैं किसे दिया गया। तो ओमार यागी, सुशुम किटागावा और रिचर्ड रॉबसन, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया। और जिन भी बच्चों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा नोबेल से संबंधित, अभी जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ट्रिक्स भी याद करवाई है सारे नोबेल पुरस्कार की, अगर वो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक, तो ये तीनों जो हैं इनको संयुक्त रूप से दिया गया। अब ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब क्यों दिया गया, मेन पॉइंट तो यही है ना कि आप बताइए कि क्यों दिया गया है ना। तो इनको जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए दिया गया। अब ये क्या होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है ये अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है इनका, इसमें इन्होंने ऐसी खोज की है और उसको विकसित भी कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जैसे एक स्पंज होता है। ठीक, तो जैसे आप
एक स्पंज को पानी में डालते हैं तो वो सारा पानी जो होता है वो सोख लेता है, वैसे ही जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है वो वातावरण से जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है ना। तो ये जो खोज है ये काफ़ी सराहनीय है और इसीलिए इसे रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और किसे दिया गया है तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में दिया गया, ये चीज़ भी याद रखिएगा ना, तीनों को संयुक्त रूप से। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है एक अंश में ट्रिक का भी लेकर आई हूँ, अब बात निकली है तो याद कर ही लेते हैं। तो ओमार यागी जो है ना, और सुशुमु किटागावा और रिचर्ड रॉबसन, अब तीनों के नाम कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक कहानी है कि एक योगी हैं, उनके पास 3 लोग जाते हैं, क्योंकि 3 लोगों को मिला है तो 3 लोग जाते हैं और योगी से पूछते हैं कि हम में से रिच कौन बनेगा। तो योगी कहते हैं कि मेरे पास एक गाने वाली किताब है और उसमें से देख के मैं बताऊँगा। तो यागी से बन गया योगी, है ना, किटागावा यानी कि किताब गाने वाली, है ना, और रिचर्ड यानी कि रिच। ठीक, तो ये रिच, इस प्रकार से आप ये तीनों नाम याद रख सकते हैं और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल, ठीक, अगला है कि ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है और कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। इस रिसर्च का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो भूमि है वो अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए आर्द्र भूमियों की बात हो रही है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला है कि जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में किस दुर्लभ जंगली बिल्ली की 20 वर्षों के बाद पहली बार तस्वीर ली गई, है ना। तो ये कहाँ पे देखी गई, पहली चीज़ तो कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में, है ना। और एक ऐसी दुर्लभ बिल्ली मिली है जिसको ऐसा माना जाता था कि वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 20 वर्षों के बाद अचानक से हमें उसकी तस्वीर नज़र आई है। बिल्ली भी काफ़ी दुर्लभ है और जो मिली है उस बिल्ली का नाम है कैराकल। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, कैराकल बिल्ली है ये, है ना। और तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस प्रकार की बिल्ली है ये, और इसके जो कान हैं वो काफ़ी अजीब है, और अजीब नहीं कहा जा सकता है, काफ़ी दुर्लभ है ये, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है ना। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया था उसमें भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है वो इंदौर बताया गया है। अब ये देखिए इसमें जो है एक अलग से इन्होंने एक और श्रेणी बनाई थी कि सुपर स्वच्छता लीग, उसमें जो स्वच्छता से भी ऊपर की श्रेणी है कि भैया वो तो लंबे समय से स्वच्छता में आ ही रहे हैं, लेकिन अब उनको एक और जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन शहरों को भी मोटिवेट करे, प्रेरित करे, गाइड करे जो इस श्रेणी में जो है कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन आया है, इंदौर आया है, जो कि हमेशा आता है। ठीक, चलिए अगला है कि हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ पर सफल रहा, और कहाँ पर सफल रहा, तो ये जो था ये मणिपुर में सफल रहा। ठीक, ये अब देखिए ये होता क्या है, जो विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो कछुए के जो अंडे होते हैं उनको एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है। ठीक, और उनको एक निश्चित तापमान दिया जाता है जिससे उनकी लिंग का भी निर्धारण होता है। ठीक, कछुओं में ऐसा होता है, अगर ज़्यादा तापमान दिया जाता है तो नर या मादा के लिंग का जो है निर्धारण होता है। तो उस प्रकार से इन्होंने ये जो है पहला कृत्रिम ऊष्मायन सफलतापूर्वक इन्होंने आयोजित किया है, कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया, और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। ठीक, देखिए ये जो है हमारे जल जो संसाधन हैं उनका महत्वपूर्ण उपयोग करने के लिए, ठीक है, संसाधनों को संरक्षित करने के लिए साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही अहम पहल है, और वो चाहता है कि भारत और जो G20 कंट्रीज़ हैं वो सब इसका हिस्सा बने। ठीक, तो ये जो पहल है इसका नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा, और इसका नाम है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत के बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर कौन सा है, और
इसमें भी जो है वो इंदौर जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है और वो जो हमने देखा था वो स्वच्छता सर्वेक्षण था। ठीक, तो ये वायु से संबंधित है, क्लीन एयर। अगला है कि अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरी क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से सबको पता होगा एक डिजिटल करेंसी होती है, और हरी क्रिप्टो करेंसी यानी कि ग्रीन, है ना, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की जो है अपनाने की घोषणा की। और किसके द्वारा की गई है, तो ये भूटान के द्वारा की गई है ना। भूटान जो है भैया सबसे खुशहाल देशों में भी काफ़ी शीर्ष स्थान पर होता है ना। तो भूटान ने एक और अनोखी पहल की है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि कवचम नामक उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली जो है वो किस राज्य ने शुरू की है। क्या नाम है इसका, तो कवचम नाम है। और किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है केरल के द्वारा, है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अगला है कि भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, और ये किया गया है इंदौर के मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंदौर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है स्वच्छता को लेकर, और इस तरह की पहल वो आए दिन लेकर आता रहता है ना। तो ये क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी हरा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र जो कि इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। अगला है 2025 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, और क्या स्थान है किसमें, तो पहली बात तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, और भारत का जो स्थान है वो है 99वां, है ना, अंडर 100। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है विश्व का पहला CO2 से मिथेन जो है मिथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये विश्व का पहला है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का पहला तो ठीक है, विश्व का पहला। और कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। एक और प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित, है ना, विंध्याचल मध्य प्रदेश। अगला है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का जो है 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है, कौन सा, 58वां। और भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 58 ही है, 58 ही है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अंतिम जो है यानी कि अंतिम जो है 58वां वो कौन सा बना है, तो वो जो है मध्य प्रदेश का है, और उसका नाम क्या है, माधव, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से आता है, मध्य प्रदेश से। तो हमें दो चीज़ पता चल गई। पहली चीज़ तो जो अंतिम बना है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और संख्या कुल कितनी है, तो 58 है। ठीक, चलिए अगला है विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा कहाँ उद्घाटित किया गया। वनतारा की बात हो रही है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये गुजरात में किया गया है ना। चलिए अगला है किस भारतीय राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, कौन सा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन। और किसे प्राप्त हुआ है, तो ये जो है केरल के हैं। ठीक, केरल के दो हैं, क्या क्या नाम है एक का, तो एक का है कप्पड़ और एक का है चाल। चलिए अगला है कि भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्वीकृत किया गया है, कौन सा, पहला, भारत का पहला हो गया, और इसका नाम है व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र। और कहाँ पे, तो ये भी मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के रीवा में जो है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, है ना। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहाँ पे भी सफ़ेद पाए जाते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, और ये जो है भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला है विश्व का पहला शहर जो पूरी तरह से नवीकरणीय जो ऊर्जा पर चलेगा, और कौन सा बनेगा, तो विश्व का पहला शहर बनने वाला है ये जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा, भैया कौन सा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि कीछा और मानर वेटलैंड जो हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए पहले तो हमने देखा कि भी बिहार से 2 शामिल किए गए, उसके अलावा उसके बाद जो 2 और स्थल शामिल किए गए थे उसके पहले वो कहाँ से शामिल किए गए थे, तो ये किए गए थे राजस्थान से, है ना। चलिए अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में क्या रैंक है भारत का, तो भारत का 10वां रैंक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर टॉप 10 के अंदर कोई रैंक आ रही है भारत की तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और विशेषकर ये तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला है 2025 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। और कितने लोगों को? तो ये 7 लोगों को दिया गया है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला है हाल ही में किस शहर को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? कौन सी राजधानी? तो भैया तेंदुआ राजधानी। और किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर को। ठीक, चलिए अगला है फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की जो है रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई? अभी ऑलिव रिडले, पहले तो प्रजाति का नाम याद कर लीजिए ना, तो कछुओं की जो ऑलिव रिडले प्रजाति है वो मास संख्या में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कहाँ पे देखी गई? वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा आए थे कि अचानक से एक तट पर हज़ारों की संख्या में खूब सारे कछुए दिखाई दे रहे थे। तो वो जो तट था वो ऋषिकुल्या तट था, जो कि कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है ना। और ये जो कछुए हैं ऋषिकुल्या तट पर आने वाले जो ऑलिव रिडले कछुए हैं, ये प्रति वर्ष आते हैं। ऐसी पहली बार घटित होने वाली घटना नहीं है, प्रति वर्ष आते हैं। और ये जो होता है उनका जो प्रजनन से संबंधित होता है, मादा कछुए जो होती हैं वो अंडे देती हैं और नए कछुए जो होते हैं वो पैदा होते हैं। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसके लिए आते हैं कहाँ पे? ऋषिकुल्या तट, उड़ीसा पर। चलिए तट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? और कहाँ पे डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में, है ना। चीज़ याद रखिएगा। और डॉल्फिन जो होती है, ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये मीठे पानी में रहती है, विशेषकर गंगा नदी में, है ना। ठीक, चलिए अगला है फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है सबसे अधिक गिद्धों वाला? और ये है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा गिद्ध हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 12,000 प्लस गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है ना। और मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से मध्य प्रदेश प्रथम श्रेणी में आता है। डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सोया स्टेट भी कहा जाता है। अगला है फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट। ठीक, ये चीज़ हो गई गिद्धों की संख्या। तो गिद्ध देख सकते हैं आप, ये देखिए गिद्ध, है ना। चलिए अगला है कि किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? और ये रीवा, मध्य प्रदेश। ये जो अभी प्रश्न हमने देखा था उसमें स्थान भी बता दिया गया, रीवा, है ना, मध्य प्रदेश का रीवा। चलिए अगला है, और सफ़ेद बाघ जो होते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है सफ़ेद बाघ, अगर आपने देखा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला है, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? और किसे किया गया है? अब देखिए ये जो प्रश्न है उसी को उलट दिया गया है। उस समय पूछा था कि 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश। अब पूछा गया है कि ये जो है जो घोषित किया गया है उसका नाम बताइए। तो नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। एग्जामिनर भी आपके साथ यही खेल खेलते हैं, वो जो होते हैं प्रश्नों को घुमा फिरा कर दे देते हैं, इसलिए प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए, ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अभी अपने सारे ही ग्लेशियर खो दिए हैं। और ये एक सबसे बड़ी जलवायु समस्या है कि आपने अपने ग्लेशियर ही खो दिए हैं। कितना बड़ा एक संकेत है जलवायु परिवर्तन का। और कौन है ये? तो ये है वेनेजुएला, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी देखिए ये जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वो जो मिला है वो भी वेनेजुएला की ही जो मतलब जो मैडम है वो वेनेजुएला से आती है। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है मैरी कोरिना, और ट्रिक से याद किया था, मैरी कोरिना और मचाडो, है ना। मैरी कोरिना मचाडो। ट्रिक अगर आपको जाननी है तो आप वीडियो पे जाइए, नोबेल प्राइज़ वाले, ठीक, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वेनेजुएला से हैं और ये जो है पहला देश बन गया जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। चलिए अगला है, ये देखिए आप वेनेजुएला भी देख सकते हैं, जो दक्षिण अमेरिका होता है यहाँ पे इस क्षेत्र में ये जो है वेनेजुएला आता है।
अगला है भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया। अभी तक हम 58वां देख रहे थे, है ना, 58। अब हमें देखना है कि 57 कौन सा बना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा 57वां 58वां, इस तरीके से ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। तो 57वां भी जान लेते हैं, ये है रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, है ना, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है, यानी कि 57 और 58 दोनों मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक, चलिए अगला है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा वर्ष देश में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष बन गया है ना। किसके अनुसार कहा गया है ये, तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कहा गया है। अभी इन्होंने जो भी रिसर्च किया है उसके अनुसार इन्होंने बताया कि 1901 के बाद अब ऐसा हुआ है कि सबसे गर्म वर्ष बन गया है, यानी कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है। और वो कौन सा साल है, तो वो है 2024। 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। तो जलवायु मिशन शुरू किया है पहली चीज़। तो दूसरा इनका लक्ष्य क्या है, तो ऊर्जा साक्षर शहर बनने का इनका लक्ष्य है। और कौन सा शहर है, तो ये जो है इंदौर है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, इंदौर ने ये लक्ष्य रखा है। ठीक, चलिए अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है। वनतारा का हमने देखा था कि वनतारा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और गुजरात में किस जगह पर है, तो ये जामनगर में है ना, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला है मार्च 2025 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश में तबाही मचाई। कौन सा चक्रवात, तो अल्फ्रेड, इसका नाम अल्फ्रेड था। और ये कहाँ से आता है, तो ये था ऑस्ट्रेलिया में आया था, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला है जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई। तो मकड़ी की जो सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति है उसका नाम क्या है, बिग बॉय। और ये कहाँ पर इसकी खोज की गई, तो इसकी खोज की गई ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा और कहाँ पे किया जाएगा, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। अगला है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित जो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई। तो पहली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है, तो आर्द्र भूमि के रामसर पुरस्कार ही है। ठीक, और आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है ना। और किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जयश्री वेंकटेसन। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहला हो गया ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जयश्री वेंकटेसन की। चलिए अगला है किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। अभी वनतारा बहुत ज़्यादा चर्चा में था कुछ समय पहले, इसलिए इससे संबंधित सारे प्रश्न जो है हमें जान लेने चाहिए। तो किसकी है ये, तो अनंत अंबानी की है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और किस राज्य के जो है वन विभाग ने किया है ये, तो ये किया है उत्तराखंड। अब ये क्या करने वाले हैं, ये एक ऐसा उद्यान बनाने वाले हैं जहाँ पर महाभारत आधारित पूरी थीम होगी ना, ताकि जो आम जनता है वो पूरी चीज़ें जो है देख सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली पीढ़ी के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब महाभारत की थीम देखते हैं तो उनके मन में और क्यूरियोसिटी जागती है। वो जो विदेशी सुपर हीरो देखते हैं, वो हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो उसके बाद उनके मन में हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रति भी कहीं ना कहीं जागरूकता आती है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। इस प्रकार से कुछ ये उद्यान होने वाला है ना। तो विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है, यानी कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, क्या विश्व गौरैया दिवस, और ये मनाया जाता है 20 मार्च को प्रतिवर्ष, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये गौरैया चिड़िया। अगला है वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई। कौन सी, तो पहली तटीय और जलीय जल पक्षी जनगणना, और ये जामनगर जो है गुजरात में आयोजित की गई। ठीक, चलिए
इसी के साथ पर्यावरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, और ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ फिर जल्दी हम मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।